और कुंभ का लोगो स्वामी विज्ञानानंद जी को भेंट कर रहे हैं। आप देखिए शॉल पर महाकुंभ का लोगो, और ये जो है आपको नजर आ रहा है, सामने दिखाई दे रहा है, ये है महाकुंभ का लोगो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे नमः पार्वती पतिये हर। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के विचारक और निरंतर इस दिशा में चिंतनशील जो व्यक्तित्व है और पिछले कई वर्षों से उनके कार्यों को बहुत नजदीक से मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसे आदरणीय स्वामी विज्ञानानंद जी, आयोजन समिति के सचिव श्री रविकांत मिश्र जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुंबई महानगर के संचालक श्रीमान सुरेश भगेरिया जी, श्रीमान स्वदेश केतावत जी, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम से जुड़े हुए आज के इस आयोजन में देश और दुनिया से आए हुए सभी दुनिया की सबसे प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक सनातन धर्म के सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम परशुराम की पावन धरा लीला बिहारी भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा, बाबा विश्वनाथ की पावन धरा और गंगा और यमुना की पावन धरा से आपके बीच आया हूं। आप सबको मैं जय श्री राम करता हूं। मैं आभारी हूं स्वामी विज्ञानानंद जी का। मैं पिछले 2 दशक से देख रहा हूं, हम लोग सुनते थे बचपन में और नजदीक से हम लोगों ने महसूस किया था। प्राचीन काल में भारत का ऋषि एक परिवारचक के रूप में देश के एक कोने से दूसरे कोने तक भ्रमण करके अपने आध्यात्मिक ज्ञान की धारा का प्रवाह आम जनमानस में करता था। वहां की परिस्थितियों का बारीकी से अध्ययन करता था और फिर स्थान स्थान पर संतों के, ऋषि मुनियों के संगोष्ठियां हुआ करती थी। वास्तव में
हम आज से 3,500 वर्ष पहले की उस संगोष्ठी की चर्चा भी करते हैं जब उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों ने भारत की वैदिक ज्ञान की परंपरा को एक धरोहर के रूप में सजोने के लिए उसे लिपिबद्ध करने का काम किया। कुंभ की ये जो हमारी आध्यात्मिक परंपरा है, यह भी भारत की ऋषि परंपरा और ज्ञान की परंपरा की वह धरोहर है, जहां पे देश और समाज की ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा करने और आगे के कार्यक्रमों के लिए, आगे की व्यवस्था के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए, उस समय की राज व्यवस्था को संचालन करने के लिए व्यापक स्तर पर ऋषि मुनियों के चिंतन शिविर लगा करते थे। भले ही वह चिंतन मनन की शैली सामूहिक रूप से समाप्त हुई हो, लेकिन भारत की उस प्राचीन ऋषि परंपरा का प्रवर्तक के रूप में देश और दुनिया में भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्वामी विज्ञानानंद जी आज भी निरंतर भ्रमणशील रह करके उसी निष्ठा के साथ, उसी तत्परता के साथ, मान सम्मान की चिंता किए बगैर निरंतर कार्य कर रहे हैं। और वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम उनके उसी चिंतन का, उनके उसी परिश्रम का एक परिणाम है, जिसमें अभी कुछ वर्ष पूर्व मुझे आने का एक बार अवसर प्राप्त हुआ था। आज फिर उसी इस बृहद रूप को मैं यहां पर देख रहा हूं। मैं इस अवसर पर उनका अभिनंदन करता हूं, आप सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आयोजन समिति का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जब हर व्यक्ति व्यस्त हो चुका है और मुंबई जैसे महानगर में व्यक्ति के लिए समय निकालना, वह सब कुछ कर सकता, समय नहीं दे सकता। और आज के समय में जब हम देखते हैं हर व्यक्ति इतना स्मार्ट हो चुका है, और इतना अपने को डिजिटली इतना उसने फिट कर लिया है कि वह 6 घंटे अपने स्मार्टफोन को दे सकता है, लेकिन देश और समाज के कार्य के लिए देने के लिए उसको कठिनाई होती है। और इस वीडियो में आप सब आए हैं, लगातार कई सत्रों के माध्यम से इन मुद्दों पर चर्चा किए हैं, वह सचमुच सराहनीय भी है और अभिनंदनीय भी है। आज यहां पर जिन मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं, वह मुझे उत्तर प्रदेश की कायाकल्प में और उत्तर प्रदेश समृद्ध भारत के निर्माण में क्या योगदान करेगा, इस मुद्दे पर मैं बोलूंगा। लेकिन उससे पहले अच्छा होगा कि उसकी पृष्ठभूमि और उसकी आधारशिला कहां से होती है। याद करिए, दुनिया के उन तमाम लोगों ने जो पहले भी नहीं चाहते थे, आज भी नहीं चाहते, भारत का सम्मान हो, भारतवासी अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति कर सके। जो लोग पहले भी नहीं चाहते थे, उनके वारिस आज भी नहीं चाहते। पहले विदेशी ताकतें इसमें बैरियर बनती थी, आज उन्हीं के मानस पुत्र उसमें वारिस, उसमें बैरियर बनने को तत्पर दिखाई देते हैं। और मैं आपके सामने उसी बात को रखना चाहूंगा। हम राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य कैसा? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापार। यानी जिसमें तीनों प्रकार के दुख के लिए, तीनों प्रकार की दरिद्रता के लिए, दैहिक दैविक और भौतिक, यानी 3 प्रकार के जो दुख हैं मनुष्य के,
सामने आदिदैविक यानी प्राकृतिक आपदा हो गई, दैवीय आपदा जो आ गई, आदि भौतिक जो किसी हिंसक प्राणी के द्वारा प्रदान किया जाता है, के द्वारा प्रदत्त है, कोई हिंसक जानवर है या आतंकवाद भी है, उग्रवाद भी है, और आध्यात्मिक शारीरिक और मानसिक व्याधि, गलत खान पान के कारण या जेनेटिक रूप से भी बहुत सारी बीमारियां पूर्व जन्मों के प्रारब्ध का ही परिणाम होता है, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। रामराज्य क्या है? तीनों प्रकार के दुख के लिए वहां पे कोई स्थान नहीं। और आज भी शासन की कैसी भी पद्धति हो, दुनिया के अंदर सबसे आदर्श व्यवस्था अगर कोई मानी जाती है तो राम राज्य की मानी जाती है। राम राज्य की हजारों वर्ष पहले राम राज्य भारत ने साकार किया था, प्रभु राम ने साकार किया था। यही भारत की यही भारत है जिसने राम राज्य की इस परिकल्पना को साकार किया। आज से 5000 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत का महाप्रबंध महाकाव्य रचा गया था। भगवान वेदव्यास कहते हैं, दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। भारत में जन्म लेना दुर्लभ है, और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है। आज जो लोग आतंकवाद को बलवित और पुष्पित कर रहे हैं, तब इनका अंडा भी नहीं फूटा था इस धरती में। आप अनुमान करिए, ये लोग हमारी विरासत पर दावेदारी करते हैं। जब इनका कहीं अता पता नहीं था, बीज भी नहीं फूटा था, तब ये विरासत हमारी थी। और उसी महाभारत में भगवान वेदव्यास एक जगह कहते हैं, जब महाभारत जैसा महाप्रबंध काव्य रचा गया, पूछा गया ये क्या है इसमें, तो उन्होंने एक बात कही थी कि धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न क्वचित्। यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो ये चार मानवीय पुरुषार्थ हैं, इनसे संबंधित जो कुछ भी पूरी दुनिया के अंदर है, वह इस महाकाव्य में है। और जो इसमें नहीं, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आप मुझे बताओ, क्या कोई दरिद्र व्यक्ति इस प्रकार का दावेदारी कर सकता है क्या? क्या कोई दरिद्र देश राम राज्य की परिकल्पना को साकार कर सकता है क्या? ये तो मैंने रामायण काल की बात कर दी, ये मैंने महाभारत काल की बात भी कर दी। दुनिया के अंदर आज की सभ्यता, संस्कृतियां जितनी भी हैं, ये सब उसके बाद बनती है। और ये सच है, वैदिक काल रहा हो, महाभारत काल रहा हो, रामायण काल रहा हो, महाभारत का काल रहा हो, उपनिषदों का और पुराणों का कालखंड रहा हो, इनमें केवल एक सभ्यता और एक संस्कृति थी, और वह थी सनातन धर्म के रूप में, जिसे हम मानते हैं, सनातन जिसको मानते हैं, वही था। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं, उसने ये नहीं कहा कि मेरी अधीनता स्वीकार करो,
उसने कभी तलवार के बल पर किसी को वशीभूत नहीं किया, किसी का भूखंड नहीं अपना हड़पा। याद करिए ना, भगवान राम कृष्ण कंधा पर विजय प्राप्त करते हैं, राज्याभिषेक सुग्रीव का करते हैं। लंका पर विजय प्राप्त करते हैं, राज्याभिषेक विभीषण का करते हैं। और जब लक्ष्मण को सोने की लंका अच्छी लगी, उन्होंने कहा भैया कुछ दिन रुका जाए यहां पे, अरे इतनी मेहनत हुई है तो कुछ तो उन्होंने फिर एक बात कही कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। यानी जननी और जन्मभूमि, उन्होंने यही कहा था कि ये लक्ष्मण याद रखना, ये सोने की लंका मुझे कतई रुचती नहीं है, यानी मेरी रुचि का नहीं है विषय। क्योंकि किसी भी सनातन धर्मावलंबी के लिए अनिवार्य है भगवान राम का यह वाक्य कि मां और यानी जन्म देने वाली मां और जन्मभूमि, ये दोनों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। और भारत हमारी जन्मभूमि है। अपनी मातृभूमि की और अपनी मां की रक्षा करना, अपनी मातृशक्ति की रक्षा करना हम सब भारतीयों का दायित्व है। और इस दृष्टि से आज हम सब यहां पर उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। ये वास्तव में आपका एक कुंभ है। आप में से कोई उद्योगपति होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई किसी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन से जुड़ा हुआ पदाधिकारी होगा। कार्य का क्षेत्र वह हो सकता है, लेकिन चिंतन का शैली वही है जो भारत की ऋषि परंपरा की शैली थी। हम एक साथ बैठेंगे, चिंतन करेंगे, अपने मुद्दों को रखेंगे, फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और फिर अपने देश और अपने समाज के लिए जो उपयोगी है उसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब छोड़िए महाभारत काल और उपनिषद काल खंड पुराणों के, उसके बाद के कालखंड को भी हम छोड़े। आपने वह समय भी देखा है, उसके बारे में भी इतिहास में सुना है। ईस्वी सन के पहले आज दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देश और दुनिया के तमाम देश बुद्ध को अपना इष्ट मान करके उनकी पूजा करते। बुद्ध का जन्म हुआ कहां था? यही तो भारत की धरती है। उनसे जुड़े हुए सभी स्थल भारत में हैं। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया गया बिहार में, पहला उपदेश दिया सारनाथ उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक चातुर्मास सन्यासी परंपरा, सन्यास की परंपरा में सर्वाधिक चातुर्मास बरसात का जो 4 माह का कालखंड होता है वो सर्वाधिक व्यतीत किए वस्त्रावस्ती उत्तर प्रदेश में। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण स्थल, चाहे वह कौशाम्बी हो या संकिसा, ये उत्तर प्रदेश में। और महापरिनिर्वाण भी जिस धरती पर लिया था वह कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में। और भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कई 100 वर्षों के बाद इस देश के अंदर अशोक सम्राट बनते हैं। उन्होंने बौद्ध परंपरा में दीक्षित हुए और उन्होंने भारत ही नहीं दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देशों में, श्रीलंका में भी अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को भेजा था बौद्ध पंथ की दीक्षा देने के लिए, उपदेश देने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य को कौन नहीं जानता? अब ईस्वी सन के बाद से हम चलते हैं पहली सदी से लेकर के 15वीं सदी तक दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की जो हिस्सेदारी थी
ये मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं, ये तमाम जो यूरोप से जुड़े हुए विद्वान हैं वे भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 40% से अधिक थी, 40% से अधिक थी, और ये लगातार 15वीं सदी तक चलता है। ये केवल कृषि के क्षेत्र में नहीं था। सही बात है कि भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का देश माना जाता है, आज भी माना जाता है। दुनिया की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि हमारे पास मौजूद है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन भारत ने उस कालखंड में आखिर फाइन टेक्सटाइल भी तो भारत ने ही पैदा किया था। आपने वो दृश्य देखा होगा जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने वाले श्रमिकों का सम्मान कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो श्रमिकों के श्रम का सम्मान करके उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे, और दूसरी तरफ वे भी शासक थे कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिखाते। आपके सामने है एक आज का भारत है जो अपनी श्रम शक्ति का सम्मान करता है, उन्हें हर प्रकार का संरक्षण देता है, और दूसरा वह भी समय था जब ऐसे श्रमिकों के हाथ काट करके फाइन क्लॉथ की परंपरा को पूरी तरह समाप्त करके उस विरासत को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। और ये लगातार होता रहा। याद करिए, तब तक भारत में हमले शुरू हो चुके थे और लगभग 500-600 वर्ष भारत पे हमलों के हो चुके थे। कई बर्बर जातियों ने भारत पे तब तक हमला करके भारत की धर्मस्थलों को पवित्र करना प्रारंभ कर दिया था। लगातार चलता रहा, ये 10वीं सदी से लेकर के और लगातार ये चलता रहा। इसमें कौन नहीं आया? इसमें गुलाम वंश भी आया, इसमें मुगल भी आए, इसमें तमाम अन्य विदेशी आक्रांता आते गए, तुर्क भी आए, तमाम अन्य लोग इसको लेकर के अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहे। और उस सब के बावजूद भारत का शेयर 16वीं सदी तक आते आते यह अगली एक सदी में यानी 17वीं सदी तक आते आते भारत 25% वर्ल्ड इकोनॉमी में शेयर रखता था। और बाकी तो ब्रिटिशर ने इतना शोषण किया, इतना करते करते कहां तक लेके गए। आज 2014 के पहले की आप बात करें तो भारत की स्थिति क्या थी? पहचान का संकट आ रहा था। सबसे बड़ी आबादी के देश में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र रखने वाला भारत, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के देश में एक पहचान का संकट खड़ा कर दिया गया। हम तो आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, और हर भारतवासी को होना चाहिए कि पिछले 10 वर्ष में कैसे और किन तामसिक जड़ताओं से उभार करके भारत को एक नए भारत का दर्शन मोदी जी ने करवाया। जैसे आज हम कह सकते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत का आज हम दर्शन कर रहे हैं। और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत इसलिए बन रहा है, याद रखना, हर देश की अपनी एक केमिस्ट्री हो सकती है, होगी, धरती की होगी, व्यक्ति की होती है। याद रखना, भारतवासियों की जो केमिस्ट्री है वह एक साथ तब बढ़ती है जब हम विरासत और विकास का समन्वय करके आगे बढ़ते हैं, एक साथ आगे लेकर के चलते हैं। और वही विजन मोदी जी ने देश को दिया है। हम अपनी विरासत को विस्मृत करके एक सुदृढ़
अर्थव्यवस्था के रूप में, वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर के रूप में अपने आप को स्थापित नहीं कर सकते। हमें अपनी विरासत को लेकर चलना पड़ेगा, उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। और यही आपने देखा होगा, 70 वर्षों में भारत केवल 10वीं 11वीं अर्थव्यवस्था बन पाया था और मोदी जी ने अगले 10 वर्ष में भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। और ये मान के चलिए 2027 में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, 3री बड़ी अर्थव्यवस्था। किसी व्यक्ति, समाज या देश की पहचान संकट में होती है। संकट के कालखंड में उनका क्राइसिस मैनेजमेंट कैसा है, चुनौतियों से जूझने का जज्बा कैसा है। और वो आपने देखा होगा, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी, दुनिया के अंदर पूरी दुनिया को उसने अपने आगोश में लिया था एक बहुत कम समय में। और उतने कम समय में आपने देखा होगा जो प्रबंधन भारत का था, दुनिया के अंदर किसी देश का नहीं था। याद करना, जो भारत में मोदी जी ने दिया, हमारे यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बीमारी थी, उसका नाम था इंसेफ्लाइटिस। 1977 से लेकर के 2017 तक उस बीमारी से 50,000 बच्चों की मौत हुई। और आप आश्चर्य करेंगे, ये बीमारी 1905 में दुनिया में आई थी। भारत में भी 1956 में पहली बार ये बीमारी आई थी। उत्तर प्रदेश में 1977 में बीमारी आई। और इस बीमारी के वैक्सीन के लिए 1905 में इसका वैक्सीन बना दिया था जापान ने, और भारत में वैक्सीन आई 2006 में। 100 साल लगे। और वह तब जब संसद के हर सत्र में मैं मुद्दे को उठाता था, सड़कों पे इसको लेकर के आंदोलन करता था, बड़ा बड़ा आंदोलन करता था। हर वर्ष मौतें होती थी, कोई झांकने नहीं आता था। और मरने वाले कौन लोग थे? 90 से 95% मौतें अल्पसंख्यक समुदाय से थी और दलित समुदाय के बच्चे हुआ करते थे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए वोट बैंक हो, लेकिन हमारे लिए भारत की धरोहर है, हमें उसको बचाना है। भारत का बचपन मरना नहीं चाहिए। इस संकल्प के साथ मैं लड़ाई लड़ता था, आंदोलन करता था, संसद में मुद्दे को उठाता था। और आप आश्चर्य करेंगे, जब डबल इंजन की सरकार यूपी में 17 में आई, तो हमने कहा कि भाई अब ये बीमारी दिखनी नहीं चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब यूपी में हम इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। यानी इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन आने में लगे 100 साल, भारत में 100 वर्ष लगे। और मोदी जी ने कोरोना वैक्सीन मात्र 9 महीने में दी। 9 महीने में एक नई बीमारी का वैक्सीन मात्र 9 महीने में भारतवासियों को दिया। भारतवासियों को फ्री वैक्सीन उपलब्ध करवाया, फ्री टेस्ट, फ्री ट्रीटमेंट, फ्री वैक्सीन और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन। पाकिस्तान देखो ना, भिखमंगा घूम रहा है, जब भी जो रोटी भारत है 80 करोड़ लोगों को पिछले 5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। बहनों और भाइयों, ये है नया भारत। हमने जाति नहीं देखी, मत और मजहब नहीं देखा, क्षेत्र और भाषा नहीं देखी, और यही है सबका साथ और सबका विकास। एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य इस दौरान हुए, वह विरासत और विकास के बेहतरीन समन्वय से ही संभव है। और उस बेहतरीन समन्वय को आगे बढ़ाने के लिए ही
हम सबको फिर से अपनी विरासत को ध्यान में रख करके विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ना ही होगा। एक दूसरे के दोनों पूरक बने और इस दृश्य से जब हम आप चर्चा करते हैं फिर इसमें मुझे एक बात याद आती है। मैं यहां पे देख रहा था, जब मुझे कहा गया कि इस मुद्दे पर बोलना, तो मुझे एक बात ध्यान में आई। कहां हम 40% का शेयर रखते थे, आज हम मात्र वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत का शेयर मात्र 2%। और इस पर कैसी स्थिति पैदा हुई, उसको देखते हुए ही मुझे इस बात पर अफसोस होता है कि आखिर कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ होगा। और उसी पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो बातें हमारे सामने आई हैं, उन बातों को मैं पूर्व वित्त मंत्री, भारत के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम 2007 में उत्तर प्रदेश आए थे, लखनऊ में। उन्होंने अपनी पुस्तक एन आउटसाइड व्यू, व्हाई गुड इकोनॉमिक्स वर्क फॉर एवरीवन, इस पुस्तक को उन्होंने वहां पे लोकार्पण किया था। और उस समय जो गोष्ठी हुई थी उसमें उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा, देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कौन लोग हैं इसके लिए जिम्मेदार है। पी चिदम्बरम जो बात कर रहे हैं, मैं फिर उसके बाद आगे की कड़ी इसके साथ जोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी धनी देश नहीं रहा, देश में गरीबी सदा थी और आज भी है। भारत में घी दूध की नदियां और इसके सोने की चिड़िया होने के मिथक पर आधारित पुस्तकों को जला देने की आवश्यकता है। अब आप सोचिए, ऐसे नियंताओं से आप क्या उम्मीद करते हैं? ये पी चिदम्बरम है, भारत के वित्त मंत्री रहे हैं, भारत के गृह मंत्री भी थे। क्या उम्मीद करते हैं इनसे? ये राम को मिथक मानते हैं, श्री कृष्ण को मिथक मानते हैं, भारत की विरासत को अपमानित करना या अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। दो दृश्य वर्तमान में चल रहे हैं। भारत के अंदर राज्यसभा में, राज्यसभा के सभापति महामहिम उपराष्ट्रपति हुआ करते हैं। महामहिम उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने एक नोटिस दी है। जो भी सच बोलेगा, ये लोग महाभियोग का धौंस देकर के उसके मुंह को बंद करने का प्रयास करेंगे। और फिर भी ये लोग संविधान की दुहाई देते हैं। इनके दोहरे चरित्र को देखो ना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही। उन्होंने कहा, समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होती है। अगर दुनिया में होती है तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले, उस सच्चाई को कोई बोलता है, कौन सा अपराध हो गया? आपने देखा होगा, इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग की नोटिस दी है। ये है, और ये अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं, ये अपने को लोकतंत्रवादी कहते हैं। संविधान की पुस्तक साथ में लेकर के चलते हैं, तनिक भी शर्म नहीं है इन लोगों को। ये संविधान का गला घोटने वाले लोग हैं। यानी समान नागरिक कानून देश के अंदर नहीं होना चाहिए क्या? दुनिया के अंदर बहुसंख्यक समाज जो कहता है व्यवस्था वैसे संचालित होती है, और भारत तो कह रहा है कि साहब भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, सब लोगों पर एक समान कानून लागू होना चाहिए। उल्टा हो रहा है, बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि साहब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए। लेकिन
ये लोग धौंस देंगे, क्योंकि पुरानी आदत है संविधान का गला घोंट करके देश की व्यवस्था को संचालित करने की, जबरन अपने दम पर ये लोग चलाना चाहते हैं। देश तमाशा देख रहा है। इन सबको एक्सपोज किए जाने की आवश्यकता है, जो भारत की विरासत को कोसते हैं, एक सच को दबाने का प्रयास करते हैं अपनी आवाज से, अपनी दबंगई से। आप सोचिए, इन लोगों ने कहा राम हुए ही नहीं। तो हमने कहा भाई, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने अंतिम शब्द तो हे राम के ही कहे थे, वो कहते नहीं वो कोई दूसरे राम थे, बहुत राम थे। अरे राम तो एक ही हुए, वो अयोध्या में पैदा हुए थे, महाराज दशरथ के पुत्र थे। पूरा देश, पूरी दुनिया उसी रूप में राम को जानती है। कृष्ण मथुरा में पैदा हुए। आज भी आप देखेंगे कंस का जो कारागार है उसकी दीवारें आज भी दिखाती हैं 5000 वर्ष पुरानी उसकी जेल की दीवारें आज भी नकारते हैं। ऐसे ही भारत को नकारने वाले लोग भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को, भारत की भाषा को, भारत की परंपरा को, भारत की मातृशक्ति को, भारत से जुड़ी हुई हर चीज को नकारने का प्रयास करते हैं। भारत के गौरव को कमतर करने का, हर स्तर पर कमतर करने का प्रयास इनका होता है। और जब ये लोग रहेंगे तब यही स्थिति होती रहेगी। बहनों और भाइयों, इस मुद्दे को मैं इसलिए कह रहा हूं, पी चिदंबरम ने 2007 में बात कही थी और मैंने इसलिए रामायण की चर्चा की, महाभारत की चर्चा की। महाभारत की रचना या भगवान वेदव्यास वे किसी पार्टी से तो नहीं जुड़े थे। ऐसा भी नहीं कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से या भाजपा से जुड़े रहे। बस चलता तो राहुल गांधी बोल सकते थे, ये भी बोल देंगे क्योंकि बहुत ज्ञानी है, ये भी बोल देंगे। उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में बात सीखी होगी, इसलिए बोल दिया। राहुल गांधी जैसा विद्वान तो ये बोल ही सकता है। और इसीलिए मैं इस बारे में इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, ये लोग वह हर कार्य करेंगे और वही उदाहरण मैंने दो आपके सामने दिए हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति, आखिर महामहिम राष्ट्रपति जी अपनी योग्यता के बल पर, अपनी क्षमता के बल पर आज उपराष्ट्रपति के पद पर देश की एक संवैधानिक मर्यादा का पालन करते हुए देश की उच्च सदन का संचालन कर रहे हैं। और उसमें बुराई क्या है? भाई सदन का संचालन कुशलतापूर्वक हो, चेयरमैन के रूप में, ये उनका है, वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन वे कर्तव्यों का निर्वहन न कर सकें, सबसे पहले तो इस बारे में उनको चिंता है, विरोधियों की इस बात की चिंता है कि किसान का पुत्र इतने बड़े पद पर कैसे चला गया, क्योंकि ये तो एक परिवार विशेष की बपौती हुआ करती थी। सारे लोग उसी परिवार से हों, उन्हीं के उससे खानदान से हों, बाकी और कहीं से नहीं आ सकता। और दूसरा, अगर एक न्यायमूर्ति के रूप में भी और एक नागरिक के रूप में भी दुनिया की सच्चाई को अगर किसी सामाजिक संगठन, किसी सांस्कृतिक संगठन के मंच के माध्यम से रखते हैं तो उनको भी धौंस दी जाती है। इस धौंस का जवाब क्या है? इसका जवाब आप है, समाज है, ये देश है। इसको खड़ा होना चाहिए, नंगा करना चाहिए इन लोगों को, जो लोग सच को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, सच को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि एक शुरुआत है, याद करिए, ये यहीं पे नहीं था। इससे पहले सत्र प्रारंभ होने के पहले, संसद सत्र प्रारंभ होने के पहले ये आवाज निकली थी कांग्रेस के मंच से, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शांतिपूर्ण समाधान निकालने वाली सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस के प्रति भी इन्होंने इस प्रकार की
उन मान्य न्यायमूर्तियों के प्रति भी इस प्रकार की टिप्पणी की थी लोगों ने। यानी ये लोग नहीं चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर के फिर से संबंधित विवाद का समाधान हो। और चूंकि मैं तो उत्तर प्रदेश में हूं, कहते थे, डराते थे, कहते थे अरे अयोध्या में कोई फैसला होगा तो खून की नदियां बहेंगी। अरे हमने कहा फालतू बात करी, मच्छर नहीं करने क्या बात करते हो? मैंने कहा ये हम लोग हैं और दंगा फसाद कैसे कंट्रोल किया जाता है हम लोग जानते हैं, उसकी केमिस्ट्री को जानते हैं। आज आप देख रहे होंगे, यानी सामान्य दिनों में कहीं चेन स्नेचिंग की घटना हो जाती होगी, कहीं धक्का मुक्की हो जाती होगी। जब 9 नवंबर 2019 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि से संबंधित फैसला किया, आप आश्चर्य करेंगे उस दिन उत्तर प्रदेश में एक भी घटना नहीं घटित हुई, कोई घटना नहीं। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया था, भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया था 5 अगस्त 2020, कोई घटना कहीं नहीं घटित हुई। 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश है और 22 जनवरी 2024 को जिस दिन 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए, उस दिन भी उत्तर प्रदेश में सबसे शांतिपूर्ण उल्लासपूर्ण दिवस था। मैं उसका साक्षी हूं, मैं वहां की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हूं, लेकिन धौंस देने वाले तब भी नहीं चुप रहे थे, अरे नहीं हो जाएगा। अरे हमने कहा जिम्मेदारी मेरी है, क्या बात है, कैसे हो जाएगा? तुम यही कराते थे। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, विरासत और विकास का समन्वय किस रूप में आगे बढ़ सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रही है, यानी देश की आबादी का 17% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। एवरेज मान के चलो कि हर पांचवां छठा आदमी उत्तर प्रदेश का। जब यहां पे देख रहे थे आप, रविकांत जी भी उत्तर प्रदेश में ही जन्मे, गाजीपुर जिले। IIT मुंबई से उन्होंने यहां से पास आउट होने के बाद वे यहीं पे बस गए, अपना काम धाम शुरू कर दिया उन्होंने यहीं पे। मैंने उनसे ही पूछा, मैंने कहा मिश्रा जी कभी वापस जाते भी हैं गांव में, जाइए थोड़ा गाजीपुर में भी विकास करेंगे, क्योंकि दोनों मिलकर के साथ साथ होगा। आज काशी में काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और उनके नेतृत्व में जिस रूप में बना है, आपको बताऊं मैं, काशी में 2014 के पहले पूरे वर्ष भर में 50 लाख कुल पर्यटक आ पाते थे, तो लोग मानते थे बहुत आ गए। और इस वर्ष कितने आए मालूम है आपको? 16 करोड़। एक वर्ष में 16 करोड़। यहां से पास आउट होने के बाद वे यहीं पे बस गए, अपना काम धाम शुरू कर दिया उन्होंने यहीं पे। मैंने उनसे ही पूछा, मैंने कहा मिश्रा जी कभी वापस जाते भी हैं गांव में, जाइए थोड़ा गाजीपुर में भी विकास करेंगे, क्योंकि दोनों मिलकर के साथ साथ होगा। आज काशी में काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और उनके नेतृत्व में जिस रूप में बना है, आपको बताऊं मैं, काशी में 2014 के पहले पूरे वर्ष भर में 50 लाख कुल पर्यटक आ पाते थे, तो लोग मानते थे बहुत आ गए। और इस वर्ष कितने आए मालूम है आपको? 16 करोड़। एक वर्ष में 16 करोड़। अब 16 करोड़ पर्यटक जिस काशी में आ रहे हैं, वहां की इकोनॉमी पे कितना असर पड़ा होगा?
आपने देखा होगा पूरी एक साइकिल है। तो एयर कनेक्टिविटी से काशी जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा जुड़ा है। रेलवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी है, रोड की बेहतरीन कनेक्टिविटी है, हर प्रकार से वाराणसी और अब तो वाटरवे से भी जुड़ चुका है। वहां के होटल, वहां के रेस्टोरेंट, वहां का टैक्सी चालक, वहां का ई रिक्शा, वहां की मार्केट, ये सभी वहां के नाविक, ये सभी पूरा एक इकोसिस्टम जुड़ा हुआ है। और वाराणसी में आप देखेंगे होटल या रेस्टोरेंट, हर एक जगह खुशहाली। हर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि पिछले 10 वर्ष में और पिछले 7 वर्ष में उसमें और गति आई। और काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद तो आप बोलना ही क्या। हर दिन प्रतिदिन 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक ऑफ सीजन में इतने श्रद्धालु या पर्यटक काशी में बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन करते हैं। अयोध्या में 2017 के पहले अयोध्या में बिजली मिलती थी 4 घंटे। गलियां थी, संकरी गलियां थी। स्नान करने के लिए राम जी की पेड़ी थी। राम जी की पेड़ी में पानी तो आता था, जाता नहीं था, वहीं पे जमता था, वहीं सड़ता था। उसी सड़े हुए पानी में लोग स्नान करते थे। गंदगी का ढेर, बड़ी दुर्व्यवस्था थी। और आज जब वहां पे प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप कार्य करना प्रारंभ किया, 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा गया, रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा गया, एयरपोर्ट वहां बनाया गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज वहां कार्य कर रहा है। और अब उसी अयोध्या में जहां मुश्किल वर्ष भर में 20-25 लाख श्रद्धालु आते थे, उसी अयोध्या में यह अब 12 करोड़ पूरा कर रहा है। और मान के चलिए कि आने वाले समय में यह संख्या वहां पर भी 16 करोड़ और उससे ऊपर भी जाने वाली है। एवरेज 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या दर्शन करने के लिए आ रहा है। यह स्थिति मथुरा वृंदावन की है। अभी तो हम लोग उधर पूरा गए भी नहीं है। यानी अकेले 1 वर्ष में 2023 में उत्तर प्रदेश के अंदर 62 करोड़ से अधिक टूरिस्ट आया है। अब आप अनुमान करिए 62 करोड़। पहले ये संख्या मुश्किल वर्ष भर में कितना भी कोई खींच खांच ले तो उसको मुश्किल से 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक पहुंचती थी। आज 62 करोड़ लोग आ रहे हैं 1 वर्ष में। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी पे इसका असर तो पड़ना ही पड़ना है। कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में आज लोगों को काम मिला है, रोजगार के सृजन हुए हैं, तेजी के साथ आगे बढ़ा है। और ये विरासत के प्रति थोड़ा भी कार्य करने के बाद हम लोगों ने जो यूपी के अंदर हमने कार्य शुरू किया, मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन की स्कीम भी हम लोग निकाले। 1000 से अधिक ऐसे धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार के कार्य को हम लोगों ने अब तक संपन्न किया। लगातार आप मां विंध्यवासिनी के धाम में जाएंगे, एक नया कॉरिडोर मिलेगा, नेमी सारण्य में न्यास मिलेगा, सुख तीर्थ में कुछ और मिलेगा। अन्य चित्रकूट में आप जाएंगे, वहां पर भी महर्षि वाल्मीकि की जन्मस्थली लालापुर में भी, संत तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर में भी, प्रयागराज में कल ही प्रधानमंत्री जी थे। दिव्य और भव्य कुंभ को डिजिटल कुंभ के रूप में स्थापित करने के कार्यक्रम को अंतिम उस पर लेके हम वर्तमान में चल रहे हैं। ये तभी संभव है जब विरासत को ध्यान में रख करके हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया। और आज परिणाम क्या है? यही उत्तर प्रदेश जहां के सामने पहचान का संकट था,
जहां लोगों के सामने पहचान का संकट था। हर दूसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था। 2017 में जब हम लोग उत्तर प्रदेश में आए थे, हमारी सरकार बनी थी, उत्तर प्रदेश में तब तक 1 दर्जन कस्बे ऐसे थे जहां पर हिंदू पलायन कर चुका था। बेटियों की सुरक्षा बुरी हाल थी। कोई बैलगाड़ी लेकर के जा रहा है या भैंस गाड़ी लेकर के जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगह ऐसी होती थी कि अगर उसने कहीं पे पान खाने के लिए, चाय पीने के लिए वो कहीं रुका तो कुछ देर के बाद देखता था कि भैंस या बैल दोनों गायब हो जाते थे। ये हाल थे, दिन दहाड़े होता था, कोई सुनवाई नहीं होती थी। सड़कें ऐसी थी, पता ही नहीं लगता था सड़क है या गड्ढा है, या सड़क है या खेत है, पता ही नहीं लगता था। बिजली आती ही नहीं थी। मैंने पहले कहा ना कि ऐसी स्थिति बनाती गई थी। हम लोग भी एक बात बोलते थे, लोग पूछते थे उत्तर प्रदेश, हम लोग उस समय कहते थे यार देखो, अगर हमें विरासत के रूप में पूछोगे तो राम, भगवान राम का जो उत्तर प्रदेश है, बाबा विश्वनाथ का जो प्रदेश है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म जिस प्रदेश में हुआ है, मां गंगा सर्वाधिक दूरी जिस प्रदेश को अपनी कृपा बरसाती है, मां यमुना की कृपा जिस प्रदेश पर है, मां सरयू की कृपा जिस प्रदेश में, वही उत्तर प्रदेश है। लेकिन अगर आप राजनीतिक रूप से पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि जहां से आप भारत के अंदर अगर किसी देश से घुसते हैं, अगर दिन में घुसेंगे, किसी राज्य से घुसेंगे, तो जहां से सड़कों पे गड्ढे शुरू हो जाएं, खेत और सड़क का पहचान न हो, ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में आप आ गए। रात्रि के समय अगर आप चल रहे हैं, अंधेरा जहां से शुरू हो जाए, मान के चलिए उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो गई। आज उसको बदला गया। इसके लिए कार्य प्रारंभ हुए, अनेक स्तर पर, सरकार के स्तर पर कार्य प्रारंभ हुए, और हम लोगों ने पहले दिन से कहा कि हम अपनी विरासत का सम्मान करेंगे, विरासत को संरक्षित करते हुए प्रदेश के विकास का एक रोड मैप तैयार किया गया। और पहले दिन ही बता दिया गया था कि नहीं देखो, एक बात को सुनिश्चित करेंगे कि हमारी अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होगी। प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। जो सुधरना चाहते हैं हम उनको पूरा मौका देंगे। लेकिन अगर कोई ये मान के चलेगा कि अपराध की जो पुरानी शैली थी और सत्ता का संरक्षण प्राप्त होगा, तो नोट करना कि अपराधी भी और उसका आका भी, ये दोनों गिरफ्त में होंगे, और फिर वह स्थिति होगी कि उसकी कल्पना आने वाली 7 पीढ़ियां उनकी फिर देखने की हिम्मत नहीं करेगी। हमारी सरकार धीरे धीरे करके 8वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। 8 वर्ष में कोई दंगा नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई गुंडागिर्दी नहीं। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हो रहे हैं। सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल दिया गया। लेकिन हमें इसके लिए रिफॉर्म करने पड़े। रिफॉर्म करेंगे तो स्वाभाविक रूप से इसके लिए तमाम स्तर पर प्रयास करने पड़ेंगे, और प्रयास किए गए। आज उसके परिणाम भी सामने आए। उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर पे हमने काम करना प्रारंभ किया। हम लोग जब आए थे, 10वीं आर्थिक अर्थव्यवस्था थी यूपी। जनसंख्या में नंबर 1 था, अर्थव्यवस्था 10वीं थी। आज हम देश की अर्थव्यवस्था की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश, और 9.2% का शेयर भारत की जीडीपी में यूपी दे रहा है। इसके लिए लगातार प्रयास करने पड़े, और डबल इंजन की सरकार का लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। लेकिन इसमें पिक एंड चूज नहीं हुआ। सरकार ने पॉलिसीज बनाई,
हर एक सेक्टर पर ध्यान दिया। उत्तर प्रदेश तो प्रकृति और परमात्मा का प्रदेश है, हम बार बार इस बात को कहते हैं। क्या नहीं उत्तर प्रदेश में? दुनिया की सबसे फर्टाइल लैंड हमारे पास, सबसे अच्छी कृषि भूमि, सबसे अच्छा जल संसाधन, यानी उत्तर प्रदेश में 11% देश की कुल कृषि योग्य भूमि, यानी 17% आबादी देश की यूपी में निवास करती है, लेकिन कृषि योग्य भूमि केवल 11% है। लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन होता है भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% से अधिक शेयर उत्तर प्रदेश अकेले अपनी धरती से उपलब्ध करा करके देता है। और जल संसाधन 86% भूमि हमारी ऐसी है जिसमें सिंचाई की बेहतरीन सुविधा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं इसका विस्तार हो रहा है। पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई। इकोनॉमिक ग्रोथ उत्तर प्रदेश का बहुत आगे बढ़ा। लेकिन इस सब के साथ साथ हम मान सकते हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि साहब भारत की इकोनॉमी इसलिए आगे थी क्योंकि भारत का एग्रीकल्चर के फील्ड में अकेले भारत ही इसमें कार्य करता था। नहीं, हमारे पूर्वजों ने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और कुटीर उद्योग में बहुत काम किया। जब उत्तर प्रदेश में मुझे मौका मिला कि मुझे कार्य करना है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में, मेरे सामने चैलेंज था कि हमारी जो कार्यशील पूंजी है, यहां का यूथ, यहां का युवा, इसका क्या होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसकी 56 से लेकर 60% तक की आबादी ऐसी है जो युवा है, वर्किंग फोर्स है। इस वर्किंग फोर्स को कैसे हम कार्य देंगे? नौकरी, हम सरकारी नौकरी जितनी होगी वो देंगे, वो लाखों में होगी, लेकिन ये जो हमारी फोर्स है, ये वर्किंग फोर्स यह करोड़ों में है। रोजगार के सृजन विकसित करने पड़ेंगे। रोजगार के अवसर, हर व्यक्ति खेती में नहीं जा सकता, हर व्यक्ति सरकारी नौकरी में भी नहीं जा सकता, हर व्यक्ति विरासत के साथ गाइड बन करके केवल उसी के साथ भी नहीं जुड़ सकता, अन्य भी कार्य ढूंढने पड़ेंगे। फिर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर इसका एक सर्वे करवाया, एक मैपिंग करवाई कि भाई देखो हमारी परंपरागत उद्यम क्या है। 75 जनपद हैं यूपी के अंदर, और 75 में से 57 जनपद ऐसे मिले थे जिनके पास अपना यूनिक प्रोडक्ट था। यूनिक प्रोडक्ट था, जैसे भदोई की कारपेट, जैसे मुरादाबाद का ब्रास का, अलीगढ़ हार्डवेयर का, सहारनपुर वुडन वर्क का, फिरोजाबाद ग्लास का, वाराणसी सिल्क का, गोरखपुर टेराकोटा का। ऐसे ही 57 जनपद ऐसे थे जिनके पास अपनी यूनिक प्रोडक्ट थी। लेकिन पिछली सरकारों के कारण वह कहां पहुंच रही थी? हतोत्साही थी, निराश थी, हताश थी, बंदी के कगार पर थी। लखनऊ का चिकनकारी, ये सब हताश और निराश थे। कोई प्लेटफॉर्म नहीं, सरकार के स्तर पर कोई प्रोत्साहन नहीं। सरकार अपने को समाजवादी कहती थी, लेकिन वर्किंग कम की बग्गी में बैठ करके अपने को गौरवान्वित महसूस करती थी। यह स्थिति थी यूपी की, और ऐसा नहीं कि यूपी ऐसे ही रहा होगा। जब ये देश आजाद हुआ था 1947 में, भारत की जो पर कैपिटा इनकम थी, यूपी का उसमें शेयर ज्यादा था, यूपी उसमें ज्यादा था।
और 2017 में जब मैं आया तब भारत की पर कैपिटा इनकम की 1/3 यूपी की पर कैपिटा इनकम थी। प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की 1/3 रह गई थी। लेकिन इस दौरान जो प्रयास हुए, एमएसएमई को हमने पुनर्जीवित किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 96 लाख एमएसएमई यूनिट वर्तमान में यूपी के अंदर कार्य कर रहे हैं और सभी 75 जनपदों में, और उसी को हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में आगे बढ़ाया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसको हमने टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा, उसको हमने मार्केट के साथ जोड़ा, उसको हमने विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म पे कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उन्हें फैसिलिटेट किया, हर प्रकार से उन्हें प्रोत्साहित किया, इंस्पेक्टर राज से उन्हें मुक्ति दी, और जितना कुछ हो सकता था सरकार ने थोड़ा सा प्रयास किया। आज हमारा एक्सपोर्ट कितना हो रहा है? 2 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट अकेले एमएसएमई से हम यूपी के अंदर यूपी से कर रहे हैं। ये वही यूपी है जिस यूपी के बारे में कहा जाता था सब कुछ नहीं हो सकता। इसके अस्तित्व पर प्रश्न खड़े हो रहे थे, इसकी पहचान पर प्रश्न खड़े हो रहे थे। आज जो भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है, और इसलिए क्योंकि सरकार की नीयत साफ थी, नीतियां स्पष्ट थी, और उन नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने की इच्छा शक्ति भी थी। आज 27 सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई हैं हम लोगों ने, और 27 सेक्टोरियल पॉलिसीज को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू किया। परिणाम क्या? जब अच्छी कानून व्यवस्था दे दी, सुरक्षा का बेहतर माहौल दे दिया, प्रदेश के अंदर गुंडाराज पूरी तरह समाप्त हुआ। मुझे याद है 2017 में जब सरकार आई थी, 6 महीने के बाद मैंने अपने औद्योगिक विकास के मंत्री को और विभाग के अवस्थापन और औद्योगिक विकास के आयुक्त को बुलाया। मैंने कहा भाई कुछ यूपी में इन्वेस्टर समिट होना चाहिए। उन्होंने कहा हम भी चाहते हैं। तो मैंने कहा तैयारी करो। वे 2 महीने के बाद मेरे पास आए, नवंबर का माह था। उन्होंने कहा साहब हम लोग इन्वेस्टर समिट के लिए तैयार हैं। मैंने कहा नाम क्या है? उन्होंने कहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। मैंने कहा टारगेट क्या है? उन्होंने कहा साहब 20,000 करोड़। हमने कहा 20,000 करोड़ तो 20,000 करोड़ तो इस नाम बदलो पहले इसका। ग्लोबल का मतलब ग्लोबल की तरह बड़ा भी होना चाहिए। तो मैंने कहा इसका नाम यूपी इन्वेस्टर समिट करो या इन्वेस्टर समिट करो, और लोअर लिमिट इसकी 2 लाख करोड़ करो। तो हंसे मुझ पर, कहा अरे साहब 2 लाख करोड़ कहां से यूपी में आएगा? मैंने कहा बड़ा सोचो, थोड़ा बड़ा बोलो, पुरानी परंपराओं को छोड़ दो, आगे बढ़ो थोड़ा। और मैं यही मुंबई आया था। मैंने कहा रोड शो करो देश के अंदर अलग अलग जगहों पर। तो हमारे मंत्रीगण गए, अलग अलग रोड शो में गए। पहले गए तो कहीं 2,000 करोड़ का, कहीं 5,000 करोड़ का प्रस्ताव मिलता था। मैंने कहा देखो मैं एक रोड शो में जाऊंगा और जो मैंने लोअर लिमिट की है उससे दुगना लेके आऊंगा, लेकिन याद करना उसके बाद फिर वह जमीनी धरातल पर उतरना चाहिए। और मैं ही मुंबई आया था, और मुंबई के लिए मैं आभारी हूं। जितने भी उस समय मुझे लगता है कि कई तो हमारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इसी वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम से जुड़े हुए। इन लोगों ने रुचि दिखाई बड़े सम्मेलन में, और परिणाम क्या हुआ? मैं जब आया था तो उस दिन मुझे केवल 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव अकेले यहां मुंबई से मिला। और जब हम लोगों ने लखनऊ में पहला इन्वेस्टर समिट फरवरी 2018 में किया था, 4,67,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए। हम लोगों ने इसमें से 3 लाख करोड़ को सफलतापूर्वक निवेश करवाया। और अगले 5 वर्ष के अंदर जब हम लोगों ने अपना दूसरा इन्वेस्टर समिट किया तो उसका नाम हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रखा।
और उसमें हमारे पास प्रस्ताव आए हैं 40 लाख करोड़ के। 40 लाख करोड़। ये वही प्रदेश है जहां कोई आना नहीं चाहता था, आज हर कोई आना चाहता है। ये वही प्रदेश है जिसके सामने पहचान का संकट था, आज कोई पहचान का संकट नहीं है। ये वही प्रदेश है जहां पलायन होता था, आज हर व्यापारी सुरक्षित है। कस्बे में जहां से इंदो प्लान कर गया था वापस आकर के अपना बिजनेस कर रहा है। यूपी के अपराधी या तो प्लान कर चुके हैं या राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। और इसीलिए ये पूरी तत्परता के साथ कार्य करते हुए, लेकिन इसके लिए हमें पॉलिसी बनानी पड़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर गंगा एक्सप्रेसवे हमारी बन रही है, 25 में बनकर के तैयार हो जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद देश के अंदर एक्सप्रेसवे में यूपी का, अकेले यूपी का शेयर 55% हो जाएगा। 55%। एयरपोर्ट वर्तमान में यूपी के अंदर 20 एयरपोर्ट हम लोग संचालित कर रहे हैं, जिसमें से 4 इंटरनेशनल है और उसमें भी एक नया एयरपोर्ट हम अप्रैल में प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा गौतम बुद्ध नगर जिले में, जेवर। देश का लॉजिस्टिक हब का सबसे बड़े केंद्र के रूप में हम वहां एक विकसित करने जा रहे हैं। यूपी में आज क्या नहीं, डिफेंस कॉरिडोर की मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अंदर तेजी के साथ विकसित हो रहा है। 13 एक्सप्रेसवे के साथ देश के 55% एक्सप्रेसवे यूपी के अंदर मौजूद है। एयर कनेक्टिविटी है, इनलैंड वाटरवे देश का नंबर 1 यूपी के अंदर। सबसे अधिक मेट्रो संचालित जिस राज्य के अंदर हो रही है वो यूपी के अंदर हो रही है। देश की पहली रैपिड रेल यूपी के अंदर है। और ये सभी आगे बढ़ाते बढ़ाते अब यूपी भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित होने के साथ ही $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए कार्य कर रहा है। मैंने आपको बताया ना, पर कैपिटा इनकम यूपी की, देश की पर कैपिटा इनकम की 1/3 रह गई थी, और आज हम लोग उसके आसपास पहुंच रहे हैं। हम लोग आए थे जब 12 से 17 के बीच में विरोधी दलों की सरकारें यूपी के अंदर थी। यूपी की जो जीडीपी थी वो मात्र 12.5 से 13 लाख करोड़ की थी, और मार्च 25 में यूपी 32 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी बनी। इसलिए एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री मोदी जी की उन परिकल्पनाओं को साकार कर रहा है, जो उनका विजन है उसको मिशन के रूप में लेकर के प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रहा है। और मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा, एक बार यूपी आइए, और यूपी आने का अच्छा अवसर आपके सामने सबसे अच्छा होगा 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में महाकुंभ प्रयागराज 25। मैंने इसलिए स्वामी जी को आमंत्रण दिया क्योंकि इस वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम की आत्मा वे हैं। तो मैंने सबसे पहले उनको अपना सम्मान दिया है, और सम्मान देकर के मैंने आप सबको उन्हीं के साथ उनका सम्मान करके आमंत्रित भी किया है कि आप लोग पधारें। इस सम्मेलन, इस प्रकार के आयोजन महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़ने चाहिए, वहां पर होने चाहिए। हिंदू इकोनॉमी पे वहां पे भी चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए। और प्रयागराज जैसे स्थल पर नहीं होगा, क्योंकि विरासत और विकास का बेहतर समन्वय का सबसे अद्भुत केंद्र होगा प्रयागराज। कुंभ, जो लोग कहते हैं, जो भगवान राम को, भगवान कृष्ण को मिथक मानते थे, भारत को सोने की चिड़िया और दूध और घी की नदियां यहां बहती थी, इसके बारे में कहते हैं ऐसे ग्रंथों को जला देना चाहिए। उस दूषित मानसिकता के लोगों ने कुंभ को गंदगी का पर्याय बनाया था, भगदड़ का पर्याय बनाया था, असुरक्षित किया था।
कुंभ भव्य और दिव्य भी हो सकता है, स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का मानक भी गढ़ सकता है। यह 2019 में यूपी के अंदर आपने देखा होगा। और आस्था और आधुनिकता का प्रतिमान स्थापित हो। यह प्रयागराज कुंभ मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी पर 2025 में होने वाले इस महाकुंभ के अवसर पर प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को आमंत्रित करते हुए हमारा अनुमान है जो अभी तक पब्लिक का रिस्पांस भी है, वे सभी लोग इस बात को मानते हैं और मेरा मानना है हम हर एक को आमंत्रित करेंगे। मेरा अनुमान है कि 40 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में आएंगे। कुंभ की व्यवस्था को भी विस्तार दिया गया है, यानी 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में कुंभ का सारा विस्तार हम लोगों ने दिया है। प्रयागराज सिटी की पूरी कायाकल्प कर दी गई है। हर एक स्तर पर सुविधाएं दी जा रही हैं और डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ आस्था और आधुनिकता के इस नए कुंभ के साथ दुनिया के सबसे बड़ी आध्यात्मिक सांस्कृतिक एकात्मता के इस समागम को उसी दिव्यता और भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए तत्पर है। और मैं आपको आमंत्रित करूंगा, आप आइए, यूपी की ग्रोथ स्टोरी महाकुंभ के माध्यम से भी आपको देखने को अवसर प्राप्त होगा। इस अवसर पर स्वामी विज्ञानानंद जी को और उनकी पूरी टीम जिस तत्परता के साथ भारत की परंपरा के बारे में, सनातन धर्म के बारे में चिंतनशील है, निरंतर कार्य करती है, मान अपमान की चिंता के बगैर निरंतर कार्य कर रही है, लगी भी है, अवश्य उनकी साधना सफल होगी, सिद्धि में परिवर्तित होगी, कोई संदेह नहीं। और फिर से 2047 का आगामी 25 वर्ष का जिस एक लक्ष्य को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतवासियों के सामने तय किया है, एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना, तो विकसित भारत की संकल्पना इसी हिंदू फोरम से आगे बढ़ेगी, इसी से आगे बढ़ने वाली है। लेकिन याद करना, हमें विकास को विरासत के साथ जोड़ने के इस प्रतिबद्धता के साथ निरंतरता बनाई रखनी पड़ेगी और तभी यह हमारे लिए फलीभूत भी होगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आदरणीय स्वामी जी का, उनकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको महाकुंभ के लिए सादर आमंत्रित करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।